नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार स्वामी। आप देख रहे हैं जियोग्राफी चैनल। अगर अपन बात करें इस आज के वीडियो में, तो आज का जो वीडियो है वो जलीय चक्र के बारे में होने वाला है। जलीय चक्र है वो क्या होता है, किस प्रकार से ये जो है प्रोसेस होती है, और किस प्रकार से जो जल है वो हमारे लिए या हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन जीवों के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो इन सारी ही बातों की चर्चा करेंगे अपन इसी वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो अब अपन बात करते हैं जलीय चक्र क्या है। तो जलीय चक्र की अगर अपन बात करें तो जल जो है वो एक चक्रीय संसाधन है, ठीक है। और ये संसाधन चक्रीय संसाधन है। तो चक्रीय संसाधन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार ये होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे संसाधन के बारे में हम अलग से जो है वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप नॉर्मली समझ लीजिए शॉर्ट में कि संसाधन होते हैं वो मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका नवीनीकरण योग्य संसाधन, ठीक है, जिसका जो है एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है। ऐसे संसाधन को हम नवीनीकरणीय संसाधन है वो कहते हैं। दूसरा जो है वो आपका रहेगा अनवीनीकरण योग्य संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, वो कौन से होंगे, अनवीनीकरण योग्य संसाधन। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आएगा नंबर 3, तो वो आपका होता है चक्रीय संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है, या अपन ये कह सकते हैं कि ये जो संसाधन होता है ये क्या होता है, अपने आप को दोबारा जो है मोस्टली आप जैसे बोल सकते हो कि रिसाइकल कर लेता है, अपने आप रिसाइकल कर लेता है। तो यही जो है प्रोसेस जो होती है वो चक्रीय संसाधन कहलाती है, और उसके अंदर जल भी आता है। अब जलीय चक्र क्या है इसके बारे में अपन बात करेंगे। हम देखते हैं कि जो जल है उसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है, और ये उपयोग जो है हम पुनः भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी जल का एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा भी उपयोग किया जा सकता है। जल एक चक्र के रूप में क्या रहता है, महासागरों से धरातल पर और धरातल से वापस महासागरों में पहुंच जाता है। तो ये क्या होता है, एक जलीय चक्र कहलाता है, यानी महासागरों से धरातल पर, धरातल से वापस महासागरों में जल का पहुंचना एक चक्र पूरा करता है, और ये चक्र जो है उसे ही अपन क्या कहते हैं, जलीय चक्र कहते हैं। नीचे की तरफ आप देखिए, आपके सामने जो है एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो आपको ये डायग्राम दिख ही रहा है, ठीक है। तो इस डायग्राम की अगर अपन बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि जैसे आपको ये वाला जो हिस्सा है आपका, ठीक है, ये सारा आपका क्या है ये सारा हिस्सा आपका है महासागर। यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर की तरफ अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये आपको छोटी छोटी जो डॉट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर आपका सूर्य है, तो सूर्य ये आपका सूर्य हो गया। तो यहाँ से क्या है, सूर्य की किरणें हैं वो महासागरीय जल को गर्म कर रही हैं, और जल जो है वो किसके रूप में, वाष्पीकरण के रूप में जो है वायुमंडल में पहुँच रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको बादल वगैरह ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाष्प नीचे से ऊपर गई थी, जलीय वाष्प जो ऊपर से नीचे गई थी, यहाँ पर इसका क्या होना शुरू हो गया, संघनन होना शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, संघनन, ठीक है। संघनन जो है वो शुरू हो गया, और ये संघनन की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आगे चलकर किस में, वर्षण कर रही है वर्षण, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका रहता है, और फिर वर्षा से जो ये है नदी के माध्यम से जो जल है वापस महासागरों में पहुंच जाता है। तो ये एक जलीय चक्र कहलाता है। तो अगर अपन बात करें तो जलीय चक्र जो है वो पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे और वायुमंडल में, तीनों ही चीज़ों के बारे में जो है बताता है अच्छे से, उसकी अच्छे से व्याख्या करता है, ठीक है। तो तीनों चीज़ों में रहेगा, पृथ्वी के ऊपर धरातलीय जल के रूप में, पृथ्वी के नीचे भूगर्भ जल के रूप में या भौम जल के रूप में, और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में जल है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है जलीय चक्र है इन सभी की व्याख्या करता है। और जलीय चक्र जो है, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए बगैर देखिए, इतना अच्छे से, इतना इजी तरीके से बता रहा हूँ कि आपको एक बार यहाँ पर आप समझ लेते हो तो उसके बाद में दोबारा आपको जलीय चक्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जलीय चक्र है वो कई जगह है,
जो है आपका आता है भौतिक भूगोल का ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो आपका है। इसके अलावा एमए फाइनल में जो जलीय संसाधन है तो उसके अंदर भी ये काम आने वाला है, तो बहुत ही मोस्ट है। तो अच्छे से इसको समझें, पूरा वीडियो देखें और कोशिश करें कि जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो। तो आगे अपन हम चर्चा करते हैं। तो जलीय चक्र है वो पृथ्वी के ऊपर करोड़ों वर्षों से जो है कार्यरत है, यानी आप कह सकते हैं कि जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक, और आगे जब तक इसका अंत नहीं होगा तब तक ये जो है जलीय चक्र है वो शुरू रहेगा, यानी ये प्रोसेस में चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पृथ्वी की उत्पत्ति का मतलब ये नहीं है कि जिस दिन पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसी दिन चक्रीय जो जलीय चक्र है वो शुरू हो गया था। पानी की उत्पत्ति हुई थी या जल की पृथ्वी के ऊपर उत्पत्ति हुई थी ना, तब से जलीय चक्र है वो कार्यरत है, और जब तक पृथ्वी के ऊपर जल रहेगा तब तक ये कार्यरत रहेगा। आगे की अगर अपन बात करें तो पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं, ठीक है, जितने भी सजीव हैं, ठीक है, चाहे उसमें वनस्पति हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, तो ये सारे के सारे जो हैं वो किसके ऊपर निर्भर हैं? जल के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है, जल महत्वपूर्ण हो जाता है इनके लिए। अगर अपन बात करें वायु के बाद, या वायु के बाद या वायु की जगह पर आप ऑक्सीजन शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हो, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो आपका जल है, जो हमें ज़िंदा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा करता है। अगर जल नहीं हो तो जीवन की कल्पना संभव नहीं है। तो यानी जीने के लिए जल ज़रूरी है। ठीक है, तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक ये हो जाता है। इसके बारे और आगे अगर इसकी बात करें तो पृथ्वी पर जल का वितरण है वो क्या है, सभी जगह एक समान नहीं पाया जाता, यानी जल जो है वो पृथ्वी पर अलग अलग भागों में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कहीं पर जल जो है उसकी अधिकता है, तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जल बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो जैसे अपन अगर बात करें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की, तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जल की उपलब्धता बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, वहाँ नित्यवाहिनी नदियाँ ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर अपन दूसरी तरफ बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में, अब इसमें मरुस्थलीय क्षेत्र जो है उसमें गर्म और शीत दोनों आ जाएंगे। ठीक है, शीत मरुस्थलों में क्या है, इतनी ज़्यादा ठंड रहती है कि जल जो है वो बर्फ़ के रूप में रहता है। वहीं अगर उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों की बात करें तो यहाँ पर जो जल है वो क्या है, वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, पहली बात तो जल होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो इतना ज़्यादा तापमान होता है कि जल जो है वो शीघ्रता से ही क्या होगा, वाष्पीकरण उसका हो जाएगा और जल जो है वो नष्ट हो जाता है। तो ये कारण यहाँ पर जो है दोनों ही मरुस्थलों में देखने को आपको मिलेंगे, उष्ण और शीत मरुस्थलों में, जहाँ जल की मात्रा बहुत ही कम है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जलीय चक्र है वो पृथ्वी के जलमंडल है में जो है विभिन्न रूपों में, अर्थात गैस, ठोस, तरल, तीनों ही रूपों में अवस्थित है। यानी जो जल की अगर अपन बात करें तो जल जो है वो हमारी पृथ्वी पर तीनों ही रूपों में पाया जाता है। ठीक है, जल है वो तरलीय अवस्था में भी है, जल है वो ठोस अवस्था में भी है, और जल जो है वो आपका गैसीय अवस्था में भी है। भाई जल वाष्प है वो आपकी गैसीय अवस्था हो गई, जो लिक्विड फॉर्म है उसमें आपकी नदियाँ, तालाब, झील, महासागर आ जाएंगे। इसके अलावा जो ठोस है तो ठोस के अंदर आपकी बर्फ़ आ जाएगी। तो तीनों ही रूपों में हम जल को देखते हैं, और पृथ्वी के अलग अलग भागों पर ये अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। इसका संबंध महासागरों से, जल का संबंध, ठीक है, जल का संबंध है वो महासागरों से हैं, वायुमंडल से हैं, भूपृष्ठ से हैं, और अंतस्तर से या पृथ्वी के भूगर्भ से हैं। ठीक है, अगर अंतस्थल याद नहीं रहे तो भूगर्भ शब्द याद आप कर सकते हो। तो ये तीनों चारों जो चीज़ें हैं इनसे संबंध रखता है जल। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण रहता है, और जो जीव होते हैं उन जीवों के बीच में भी क्या है, सतत आदान प्रदान होता रहता है जल का। ठीक है, तो इस हिसाब से जो जल है वो एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। अब अपन आगे देखते हैं, तो आगे अगर अपन बात करें तो जल जो है, जलीय चक्र है, उसमें क्या है, कुछ घटक हैं और कुछ क्रियाएं हैं, या आप उनको प्रक्रियाएं भी बोल सकते हैं। तो घटक हैं, घटक जो है मोस्टली आपके जो है 5 हैं। पहले अगर अपन बात करें महासागर,
में संग्रहित जल, दूसरा आपका हो जाएगा वायुमंडल में जल, तीसरा आपका हो जाएगा हिम एवं बर्फ में पानी का संग्रहण, तीसरा आपका हो जाएगा धरातलीय बहाव, और चौथा आपका पांचवा आपका हो जाएगा भौमजल संग्रहण। प्रक्रियाएं क्या होती हैं? महासागरों में क्या होती हैं? वाष्पीकरण होता है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी महासागरों में देखने को मिलेंगी। नॉर्मली अगर आपको याद रखना है तो आप याद रखिए किसको? वाष्पीकरण को। वाष्पीकरण है वो महत्वपूर्ण है, और इसी वाष्पीकरण की वजह से वायुमंडल में जल पहुंचता है। याद रखिएगा, वाष्पीकरण की वजह से ही, और वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण इन दोनों की वजह से ही वायुमंडल में क्या पहुंचेगा? जल पहुंचेगा। और जल जब वायुमंडल में पहुंचता है तो तापमान कम होने पर जो जलवाष्प है वो उसका क्या होना शुरू हो जाता है? संघनन की जो क्रिया है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। और संघनन की जो क्रिया है वो आगे जाकर किसको जन्म देती है? वर्षण को जन्म देती है। यानी वर्षण है वो किसकी वजह से होता है? संघनन के कारण होता है। अगर संघनन नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में वर्षण नहीं होगा, या आप कह सकते हैं वर्षा नहीं होगी, ठीक है। वर्षा का होना ही क्या कहलाता है? वर्षण कहलाता है। और जलवाष्प का जल की बूंदों में परिवर्तन होना ही संघनन कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर बर्फ़ और हिम की अगर अपन बात करें तो इसमें जो जल है वो क्या है? हिम के रूप में रहता है। फिर हिम जो है वो पिघलती है, और पिघलने से जो पानी प्राप्त होता है जिससे नदी नालों के रूप में वो बहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन मतलब बात कर सकते हैं ग्लेशियर्स की या हिम नदों की। तो बहुत सी ऐसी नदियाँ हैं जो हिम नदों से या ग्लेशियर्स से निकलती हैं, ठीक है। जैसे हम उदाहरण दें तो गंगा नदी का आप दे सकते हो कि गंगा नदी है कौन से हिमनद से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है। वहाँ बर्फ़ जो है वो पानी के रूप में बदलती है, यानी बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ पिघलेगी तो जल में बदलेगी, और जल में बदलने पर वो जो धाराएं हैं या जो नाले हैं वो आगे चलकर गंगा नदी का रूप धारण है वो कर लेते हैं, और उसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। तो ये रहेगी। इसके बाद में धरातलीय बहाव की बात करें तो धरातलीय बहाव में जो जल है वो जल धाराओं के रूप में, ताज़ा जल संग्रहण के रूप में, जल रिसाव के रूप में जो है क्रिया करता रहता है। तो जल धाराओं के रूप में इसमें आपकी जो जितनी भी नदियां हैं वो शामिल आ जाएंगी, यानी बहता हुआ जल जो है वो जल धाराओं में शामिल होगा, बहता जल। और बहते जल में सिर्फ और सिर्फ नदियां आएंगी धरातल के ऊपर, ठीक है। या इसमें महासागर भी आप ऐड कर सकते हो। ताज़ा जल का संग्रहण है तो ताज़ा जल का संग्रहण झीलों में, तालाबों में देखने को मिलता है। इसके बाद में जल रिसाव की बात करें तो ये एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो धरातल के ऊपर का जो जल होता है, यानी सतही जल जो होता है वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर या धरातल के अंदर रिसता रहता है, ठीक है। और आगे चलकर वो कौन से जल का निर्माण करता है? भौम जल का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगी। अब भौम जल संग्रहण जो है इसकी लास्ट घटक है। तो इसमें जो भौम जल होता है उसका विसर्जन होता है, झरने, ठीक है। तो इनके माध्यम से जो है इसका ये जो क्रिया है वो करता है। अब अगर अपन आगे और बात करें जल के बारे में तो ये तो आपकी जो हमने अभी तक बात की थी वो जलीय चक्र के बारे में थी। अब अपन बात करते हैं पृथ्वी के बारे में और जल के बारे में, किस प्रकार से इसका अनुपात है, किस प्रकार से जो है चीज़ें हैं, ठीक है, और किस प्रकार से जल को बचाया जा सकता है। तो अपन बात करें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जल है उसका लगभग 71% भाग है वो महासागरों के रूप में, या आप ऐसे कह सकते हो कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है वो महासागरों के रूप में है, ठीक है। और यानी कहने का मतलब क्या है? महासागर बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी जो शुद्ध जल है, जो या आप कह सकते हैं कि पीने योग्य जल है, वो जल बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। और जो जल बच जाता है, अब उस जो जल बच गया, ठीक है, वो जल भी पूरा नहीं है। यानी अपन देखो 71% है, अभी इस 71% को अपन 100 मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये जो 100% जल है इसमें जो है आपका लगभग 97% जो है जल है वो महासागरों के रूप में, बचा 3% जल जो है या 3% जो जल है वो शुद्ध जल या पीने योग्य जल के रूप में है। अब ये जो 3% जो जल है, हालांकि ये 3% बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, कम नहीं है,
इतना कम भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि ये जो 3% जो शेष जल रहा है, ये जल हिम नदियों के रूप में, हिम टोपों के रूप में, भूमिगत जल के रूप में, झीलों में, मृदा में आर्द्रता, वायुमंडल, सरिताएं, ठीक है, और जीवों में संग्रहित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 3% जल है वो काफ़ी जगह बटा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो जल की उपलब्धता है वो और भी कम हो जाती है। ठीक है, और भी कम हो जाती है। दूसरा, अपन ने पहले पढ़ा था कि जल जो है उसका जो वितरण है वो असमान है, तो ये चीज़ें जो है और ज़्यादा संकट पैदा कर देती हैं। और धरातल पर जो गिरने वाला जल जो होता है, यानी धरातल के ऊपर जो जल गिरता है, उस जल का लगभग 59% भाग जो है वो महासागरों और अन्य स्थानों से वाष्पीकृत होकर कहाँ पहुँच जाता है? वायुमंडल में पहुँच जाता है। ठीक है, 59% जल, तो आपको याद रखना है। और शेष भाग जो है धरातल पर बहता है, और उसमें से कुछ भाग जो है वो भूमि में रिसकर जो भौम जल है उसका निर्माण करता है, और कुछ जो भाग होता है वो हिम नदों के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल और उसके बारे में। अब अपन देखते हैं कि अगर अपन बात करें कि तो पृथ्वी के ऊपर जो नवीनीकरण योग्य जल है वो जो क्या है, निश्चित मात्रा में। ठीक है, वैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि जल जो है वो एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है, या जलीय चक्र जो है वो चक्रीय संसाधन की श्रेणी में भी आता है। यानी जल जो है वो नवीनीकरण और चक्रीय दोनों ही संसाधनों की श्रेणी में आता है। लेकिन नवीनीकरण योग्य तो है, लेकिन इसकी जो मात्रा है वो बहुत कम है। यानी इसका नवीनीकरण किया जा सकता है जल का, लेकिन इसकी मात्रा क्या है, पहले से कम है। ठीक है, और दूसरी कारण क्या हो रहा है कि जल की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर जल की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जल की मात्रा है वो कम है। ठीक है, तो इसकी वजह से आज जो है अगर अपन बात करें तो विश्व के विभिन्न भागों में स्थानिक और कालिक दोनों ही रूपों में जल का संकट है वो पैदा होता जा रहा है। ठीक है, या जल संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे अपन समय या स्थान दोनों ही आधार पर अगर अपन देखें तो दोनों ही आधार पर जो जल संकट है वो पैदा होता जा रहा है। अब इस जल संकट के लिए जो बात करें तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो देखो, ये जल जो संकट है इसके लिए जिम्मेदार स्वयं मानव है। क्यों? क्योंकि मानव क्या कर रहा है? पहली बात तो नदियाँ जो हैं जो बहुत बड़ा स्रोत है, ठीक है, स्वच्छ जल का। ठीक है, और इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जल की आपूर्ति की जा सकती है, जल की जो मांग है उसको कम किया जा सकता है। परंतु हम लोगों ने क्या किया, हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, ठीक है, हमने क्या कर दिया, नदियों को प्रदूषित कर दिया। अब ये नदियाँ जो हैं इनके अंदर बहने वाला जल है वो एक दूषित जल हो गया, यानी वो पीने योग्य नहीं रहा। ठीक है, तो इस कारण से जो है एक बड़ा इफेक्ट पड़ा, काफ़ी क्षेत्र इससे प्रभावित हुए और जल संकट उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण है, नदियों का प्रदूषित होना जो है पीने योग्य जल है उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद में, और ये जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता भी जा रहा है। ठीक है, प्रदूषण जो है वो हुआ वो तो ठीक है, लेकिन लगातार बढ़ता भी जा रहा है। तो अगर हम आगे चर्चा करें तो जो जल की गुणवत्ता है क्या उससे हम बनाए रख सकते हैं, जल की मात्रा है उसकी उपलब्धता में हम क्या वृद्धि कर सकते हैं? तो जी, हम ये सब दोनों ही काम जो है अपन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए करना ये होगा कि ये जो समस्या है, ये जो जल संकट है, ये जल संकट किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, किसी एक देश की समस्या नहीं है, किसी एक महाद्वीप की समस्या नहीं है, अपितु ये संपूर्ण विश्व की और संपूर्ण मानव जाति की समस्या है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, संपूर्ण विश्व और संपूर्ण मानव जाति को एक जगह होकर, यानी एक मत होकर इस जो समस्या है इस समस्या के समाधान के लिए कार्य करने पड़ेंगे। ठीक है, और तभी क्या है, इसकी गुणवत्ता और इसकी जो उपलब्धता है उसको अच्छा किया जा सकता है या और भी अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, जल की गुणवत्ता के लिए क्या करना होगा कि जल की जो गुणवत्ता है उसको अच्छा रखने के लिए
या उसमें वृद्धि करने के लिए हमें कम से कम नदियों को प्रदूषित करना होगा। यानी जलीय स्रोत है, नदियाँ नहीं, यहाँ पर मैं जलीय स्रोत का कहता हूँ कि जितने भी जलीय स्रोत हैं उन सबको हम कम से कम प्रदूषित करें, उनको साफ रखने की हम जो है पूरी कोशिश करें, ठीक है, उन्हें प्रदूषण मुक्त किया जाए। इससे क्या होगा, जल की गुणवत्ता है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है मतलब कृषि की जाती है जिसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, तो उसको सीमित करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि इससे भी क्या होता है, जलीय प्रदूषण होता है। जलीय प्रदूषण कैसे होता है, देखो कि जब अपन का जो उपयोग करते हैं तो ये चीज़ें मिट्टी में मिल जाती हैं, और जब जल भूमिगत होता है, ठीक है, तो उसके साथ इनके गुण हैं वो भूमिगत जल में मिल जाते हैं, जिससे भौम जल है वो दूषित हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादा वर्षा होने की स्थिति में जो जल है वो बहकर कहाँ चला जाएगा, नदियों में चला जाएगा, तो नदियों को भी वो प्रदूषित करेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर क्या है, कंट्रोल करना होगा, लगाम लगानी होगी, ठीक है, जिससे इसकी जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखा जा सकता है। उसके बाद में उपलब्धता की बात करें तो उपलब्धता के लिए हमें जो है आधुनिक वैज्ञानिक विधियां हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारी परंपरागत विधियां हैं उन परंपरागत विधियों को भी अपनाना पड़ेगा। जैसे हमारे पूर्वज जो है वो करते थे, वर्षा जल संग्रहण करते थे, ठीक है, तो वही वर्षा जल संग्रहण है वो हमें भी करना पड़ेगा। ये एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये जो चीज़ है वो महत्वपूर्ण है, आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। बहुत ही कम बुक्स में इसके बारे में जो है चर्चा की गई है, ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में कि तमिलनाडु जो है, भारत का तमिलनाडु जो राज्य है वो पहला राज्य बन गया जिसने क्या एक महत्वपूर्ण जल नीति अपनाई है या वर्षा संग्रहण के लिए, ठीक है, एक अच्छा नियम अपनाया, और उस नियम को उन्होंने क्या कर दिया, कानून बना दिया, ठीक है। यानी वर्षा जल संग्रहण पर कानून बनाने वाला तमिलनाडु जो है वो भारत का पहला राज्य है। अब कानून क्या है, कानून यह है कि तमिलनाडु में ये एक नियम बनाया गया, एक कानून बनाया गया कि जिसके तहत तमिलनाडु के अंदर अब जो भी नई बिल्डिंगें हैं उनका निर्माण होगा, या कहने का मतलब है नए घर बनाए जाएंगे, तो उन घरों को बनाने से पहले वहाँ पर क्या होगी, वर्षा जल संग्रहण के लिए पानी की भूमिगत टंकी बनाई जाएगी जिसमें वर्षा जल का संग्रहण किया जा सके। तो ये जो चीज़ है वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है, और ऐसा करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य। इससे क्या होगी कि जो जल की उपलब्धता है, ठीक है, उसकी मात्रा में वृद्धि होगी, ठीक है, और जो भूमिगत जल है उस भूमिगत जल के ऊपर जो दबाव है वो कम होगा और भूमिगत जल का विदोहन कम होगा, जिससे हम जो है निकट भविष्य में जो जल संकट है उस जल संकट को लंबे समय तक टाल सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो संरक्षण है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अपन पहले चर्चा कर चुके हैं कि जल जो है वो ऑक्सीजन के बाद में दूसरा एक महत्वपूर्ण कारक है जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। और इसीलिए लोग कहते हैं, या क्या कहते हैं, कि जल है तो कल है और जल ही जीवन है। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।